कभी कभी ना, बस एक ही रात किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देती है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही एक रात की है। एक ऐसी कहानी जहां समझ नहीं आता कि ये कोई भूतिया किस्सा है या फिर कोई गहरा खौफनाक राज। तो कहानी शुरू होती है रात के ठीक 9:30 बजे, एक दरवाजे पर हुई दस्तक और एक कांपती हुई आवाज से। यही वो पुकार थी जो आगे चलकर घटनाओं के एक ऐसे भयानक सिलसिले को शुरू करने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अनचाहा मेहमान। यहीं से एक बिल्कुल मामूली सी रात एक दोस्त की घबराहट और एक लाश की खौफनाक मौजूदगी में बदल जाती है। सोचिए, रात के 9:30 बजे हैं, माधव दरवाजा खोलता है और सामने उसका दोस्त रामलाल खड़ा है। लेकिन किस हालत में? उसकी आंखें डर से एकदम फटी हुई हैं, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है और पूरा का पूरा शरीर दहशत से कांप रहा है। साफ था, ये किसी बहुत बड़े संकट की शुरुआत थी। और फिर रामलाल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी बड़ी सीधी सी लगती है। कहता है कि एक बूढ़े आदमी ने पानी मांगा, वो अंदर पानी लेने गया और जब लौटा तो वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, वो मर चुका था और रामलाल का दावा था कि वो उसे जानता तक नहीं। बस यही वो मौत थी जिसने उसे माधव के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए मजबूर कर दिया। रामलाल के ऊपर पकड़े जाने का डर बुरी तरह हावी था। वो माधव के सामने गिड़गिड़ाता है, मदद की भीख मांगता है और माधव बेचारा दोस्त की हालत देखकर ना चाहते हुए भी एक बहुत ही खतरनाक योजना के लिए मान जाता है। योजना क्या थी? यही कि लाश को गांव के बाहर पुराने सुनसान शमशान में ले जाकर चुपचाप जला दिया जाए। यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे गायब होती लाश की। जो चीज अब तक सिर्फ एक गुनाह को छिपाने की कोशिश लग रही थी, वो अब कुछ ऐसा बनने वाली थी जो समझ से और शायद इस दुनिया से भी परे था। जैसे ही वो दोनों लाश को उठाने के लिए मुड़ते हैं, कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो एक पल के लिए दूसरी तरफ देखते हैं और जब वापस मुड़ते हैं तो लाश वहां है ही नहीं, गायब। वो घबराकर इधर उधर देखते हैं पर कुछ नहीं मिलता। और फिर जब थक हार कर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाश ठीक उसी जगह पर पड़ी है जैसे उसे कभी हिलाया ही ना गया हो। यह पहला और सबसे बड़ा संकेत था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब माधव अपना स्कूटर लाने के लिए जाता है और रामलाल उस लाश के साथ अकेला रह जाता है और तभी उसे अपनी कलाई पर एक बर्फीला ठंडा स्पर्श महसूस होता है। वो लाश का हाथ था। वो ठंडा हाथ धीरे धीरे कांप रहा था और अब उसने रामलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया था। और बस इतना ही नहीं, उस भयानक खामोशी में लाश के होठों से एक आवाज आती है, एक फुसफुसाहट, मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना। अब यह बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई मामूली लावारिस लाश नहीं थी। इसके बाद शुरू होता है शमशान का सफर। एक ऐसा सफर जो उन दोनों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। बाहर मौसम अचानक बिगड़ने लगता है और ये तूफान असल में उनके अंदर मची उथल-पुथल का ही आईना था। स्कूटर पर जाते हुए डर और भी गहरा हो जाता है। अचानक एक हिंसक तूफान शुरू हो जाता है। रामलाल को महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा हो। फिर उसे अपने चारों तरफ किसी की भयानक हंसी गूंजती हुई सुनाई देती है। और हद तो तब हो जाती है जब रामलाल देखता है कि वो लाश स्कूटर के पीछे उठकर बैठ गई है। अब ये सब देखकर माधव क्या करता? वो तो यही सोच रहा था कि उसका दोस्त रामलाल बस डर के मारे ये सब बातें बना रहा है, ये सब उसका वहम है। वो रामलाल को हटाकर खुद लाश को पकड़कर बैठ जाता है, ये सोचकर कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या ऐसा हुआ? और अब कहानी का वो हिस्सा जहां सारे राज खुलने वाले हैं, लाश का सच। वो लोग आखिरकार उस सुनसान शमशान पहुंच जाते हैं और यहीं पर सारी अजीब और डरावनी घटनाएं अपने चरम पर पहुंचने वाली थीं। शमशान में पहुंचते ही एक बार फिर वही होता है। लाश गायब होती है और फिर से सामने आ जाती है। लेकिन इस बार बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बार वो लाश अपनी बंद आंखों के साथ खुद ब खुद उठकर बैठ जाती है। सोची जरा, माधव और रामलाल की क्या हालत हुई होगी। वो तो डर के मारे जैसे पत्थर बन गए थे। और तभी वो आत्मा बोलती है, लेकिन इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक साफ, सीधी और भयानक आवाज, एक इल्जाम, मेरी मौत के लिए भी जिम्मेदार तुम लोग ही हो।
और फिर वो आत्मा रामलाल के असली गुनाह का पर्दाफाश करती है। वो बताती है कि रामलाल ने झूठ बोलकर उस बूढ़े आदमी को अपने घर बुलाया था। फिर उसने उसे लूटा और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और जब वो घबरा गया तो उसने ये लाश मिलने की झूठी कहानी बना डाली और माधव को बुला लिया ताकि वो इस हत्या को छुपाने में उसकी मदद करे। तो फर्क देखें जरा। एक तरफ था रामलाल का झूठ कि उसे एक अनजान आदमी की लाश मिली और वो बस हालात का मारा है, और दूसरी तरफ था भयानक सच कि उसने लालच में आकर एक आदमी को लूटा और उसकी जान ले ली। वो शिकार नहीं बल्कि खुद शिकारी था। ये सच सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका डर अब घिन में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी मुसीबत में फंसे दोस्त की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि अनजाने में एक कातिल का गुनाह छुपाने में उसका साथ दे रहा था। वो चिल्लाता है, लानत है तुझ पे, शर्म आती है मुझे तुझे दोस्त बोलने में। तो अब जब गुनाह कबूल हो चुका था तो बारी थी फैसले की। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पापी का अंजाम, एक ऐसा अंजाम जहां इंसाफ आग की लपटों से होना था। वो आत्मा चीखते चिल्लाते रामलाल को घसीटती है और उसे अपनी लाश के बगल में ही चिता पर फेंक देती है। और फिर वो माधव की तरफ मुड़कर उसे एक आखिरी और सबसे खौफनाक हुक्म देती है, अब तू मेरी इस चिता पर आग देगा। अब माधव ऐसी दुविधा में फंस गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक तरफ उसे अपने दोस्त को जिंदा जलाना था और दूसरी तरफ एक तड़पती हुई आत्मा को इंसाफ देने से इनकार करना था। वो जानता था कि रामलाल सजा का हकदार है, पर क्या वो खुद अपने हाथों से उसे सजा दे सकता था? और फिर अंत में कांपते हाथों से माधव चिता को आग लगा देता है। पूरे शमशान में रामलाल की दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं और साथ में गूंजती है उस आत्मा की हंसी। माधव बस दूर खड़ा अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रह जाता है और अपनी आंखों के सामने अलौकिक न्याय का वो क्रूर मंजर देखता है। तो जो कहानी एक दोस्त की मदद की पुकार से शुरू हुई थी, वो एक अलौकिक न्याय पर जाकर खत्म होती है और अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक पाप का इंसाफ आखिर करता कौन है? जब दुनिया का कानून गुनाहगार तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या कोई और है जो इंसाफ करता है?